हेलो फ्रेंड्स, हम कक्षा 10th में जैव प्रक्रम के बारे में पढ़ रहे थे। हमारा नेक्स्ट वीडियो जैव प्रक्रम के बारे में बना है। उसके में आज हम सब पोषी पोषण के बारे में पढ़ेंगे। आइए, हमने ऊपर रीड कर चुके हैं इतना। हमारी पहली वाली वीडियो में ये सब के बारे में है। अब ये हम पर रीड करेंगे सब पोषी, अर्थात किसे पोषण के बारे में हो गए थे यहाँ तक। आज हम सब पोषी के बारे में पढ़ेंगे। पोषण वह होता है कि हम कुछ भी करते हैं, कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और यह ऊर्जा का स्रोत है भोजन। इसमें ये बताया गया है। और सजीव अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं, तो सजीव अपना भोजन मतलब विभिन्न आवश्यकताओं, ऊर्जा तथा पदार्थ की सामान्य आवश्यकता समान होती है, लेकिन इसकी आपूर्ति विभिन्न विधियों से होती है। मतलब भोजन मतलब ऊर्जा प्राप्त करने का जो स्रोत है या विधि है, ये अलग अलग होता है सब में। जैसे कि बताया गया है, सब पोषी जो जीव होते हैं वो अपना कार्य स्रोतों से, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड से तथा जल के रूप में सरल पदार्थ प्राप्त करते हैं, उसे सब पोषी कहते हैं। जैसे हरे पौधे आ जाएंगे, कुछ जीवाणु आ जाएंगे, और कुछ होते हैं कि जो जटिल पदार्थों का उपयोग करते हैं। इन जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में खंडित करना अनिवार्य होते हैं, ताकि वह जीव में मतलब कि वृद्धि में प्रयुक्त हो सके। समारक्षण तथा वृद्धि में प्रयुक्त हो सके। इसे प्राप्त जीव को जैव उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं, इन्हें एंजाइम कहते हैं। ठीक है। विषमपोषी उत्तरजीविता के लिए प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से स्वयंपोषी पर आश्रित है। जो विषमपोषी जीवित मतलब जीव है, वो अपने पोषण के लिए स्वयंपोषी पर आश्रित रहते हैं। जंतु, कवक इसी प्रकार के विषमपोषी जीव में सम्मिलित हैं। अब यहाँ पे है कि सब पोषी क्या है। सब पोषी जीव की कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकता प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरी होती है। अर्थात सब पोषी को कार्बन और ऊर्जा की आवश्यकता प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरी होती है। यह प्रक्रम है जिसमें सब पोषी बाहर से लिए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देता है। यह पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड जल के रूप में लिए जाते हैं। यह सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट पौधों को ऊर्जा प्रदान करने में प्रयुक्त होती है। अगले अनुभाग में हम अध्ययन करेंगे कि कैसे होता है कार्बोहाइड्रेट, परंतु प्रयुक्त नहीं होते। उन्हें मन के रूप में संचित कर लिया जाता है। यह रक्षित आंतरिक ऊर्जा की तरह कार्य करेगी तथा पौधों द्वारा आवश्यकता अनुसार प्रयुक्त कर लिया जाता है। कुछ इसी तरह की स्थिति हमारे अंदर भी देखी जाती है। हमारे द्वारा खाए गए भोजन में व्युत्पन्न ऊर्जा का कुछ भाग हमारे शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संचित हो जाता है। किसके रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में। जैसे बताया 6 CO2 प्लस 12 जल की मात्रा है, मतलब कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल है। 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12 जल है को हमने क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश में ग्लूकोज का निर्माण करता है। C6H12 और 6 ग्लूकोज का सूत्र है, प्लस CO6O2 6H2O जो जल है। अब हम देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में वास्तव में क्या होता है। इस प्रक्रम के दौरान निम्नलिखित घटनाएं हैं, ये याद कर लेना। ये ग्लाइकोजन के द्वारा होता है, ठीक है। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश संश्लेषण, एक चित्र देखो, इसमें ये बताया गया है कि कैसे अपना भोजन प्राप्त करता है। ये पत्ते का मतलब कि एक कल ले लिया गया है, मध्य शिरा है, पुण्य पतन शिरा है, जाइलम। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषित करना। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषित करना, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना, जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन करना। था क्लोरोफिल है ना, जो ये पौधों को मतलब पौधा का रंग हरा क्यों होता है? क्लोरोफिल की वजह से। तो ये प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है। जो प्रकाश ऊर्जा को इसे रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है, जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन करता है। कार्बन
हाइड्रोक्साइड तथा कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। यह आवश्यक नहीं कि ये चरण तत्काल एक के बाद दूसरा हो। उदाहरण के लिए मरुद्भिद पौधे रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और एक मध्यस्थ उत्पाद बनाते हैं। दिन में क्लोरोफिल ऊर्जा अवशोषित करके अंतिम उत्पाद बनाता है। आइए हम देखते हैं कि उपरोक्त अभिक्रिया प्रत्येक घटक प्रकाश संश्लेषण के लिए किस प्रकार आवश्यक है। यदि आप ध्यानपूर्वक एक पत्ती की अनुप्रस्थ काट कर सूक्ष्मदर्शी द्वारा अवलोकन करेगी, मतलब एक पत्ते लेना है, पत्ती का हम एक टुकड़ा सा छोटा सा भाग काट कर उसका सूक्ष्मदर्शी द्वारा अवलोकन करेंगे, सूक्ष्मदर्शी द्वारा हम देखेंगे तो आप नोट करोगे कि कोशिकाओं में हरे रंग के बिंदु दिखाई देगा। आप देखोगे कि एक हरे रंग का बिंदु दिखाई देगा। ये हरे बिंदु कोशिकांग है। जो हरे हरे बिंदु दिखाई देगा ये क्या है? कोशिकांग है, जिन्हें हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। इसमें क्लोरोफिल होता है। आइए हम एक क्रियाकलाप करते हैं, ये जो दर्शाएगा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। अर्थात जो हमने आपको बताया था, ये एक पत्ते लिया गया है, पत्ते का मतलब कि एक भाग लिया गया है, इसमें मतलब देखा गया है, तो ये दिखाया गया हरित लवण है। जो छोटे छोटे दाने से दिख रहे हैं वो क्या है? हरित लवण है। ये जो दिख रहे हैं ये बिंदु से, ये हरित लवण है। ये वायु कोश है, यहाँ से वायु का कोश आता जाता है। ये द्वार कोशिकाएं हैं। निचली बाह्य त्वचा, एक और क्रियाकलाप है। अब हम अध्ययन करेंगे कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्राप्त करते हैं, कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्राप्त करते हैं। कक्षा 9th में हमने रंध्र की चर्चा की थी। जो पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र होते हैं, जो पत्ती की सतह पे सूक्ष्म छिद्र होते हैं, प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है। अर्थात पत्तों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, सूक्ष्म छिद्र, जो हमें आंखों से नहीं दिखाई देते, और इन छिद्रों के माध्यम से ही प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का आदान प्रदान होता है। लेकिन यहाँ यह जानना भी आवश्यक है कि गैसों का आदान प्रदान तने, जड़, पत्तियों की सतह से भी होता है। अर्थात इन छिद्रों के माध्यम से तो होता है, लेकिन पत्ती, जड़, तना, इनके माध्यम से भी होता है। इन रंध्रों में पर्याप्त मात्रा में रंध्रों में पर्याप्त मात्रा में जल की भी हानि होती है, और पर्याप्त मात्रा में जल की हानि भी होती है। अतः जब प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती, तब पौधा इन छिद्रों को बंद कर लेता है। अर्थात जब प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती, देखता है कि कार्बन डाइऑक्साइड है उसे मिल गया, पर उपयुक्त मात्रा में मिल गया, जितना उसे आवश्यक था कार्बन डाइऑक्साइड का उतना उसे मिल गया, तो तब वह पौधों का जो छिद्र होता है ये बंद कर लेता है। छिद्रों का खुलना बंद होना द्वार कोशिकाओं का एक कार्य है। किसका? द्वार कोशिकाओं का एक कार्य है। अर्थात ये पहरेदार का कार्य करता है। जब उसे देखता है कि अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ख़त्म हो गया, तो ये द्वार खोल देते हैं, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड होता है, बॉस होता है, ये अंदर आ जाता है। बॉस अंदर आ जाता है। जब बॉस की ज़रूरत ख़त्म हो गया, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत ख़त्म हो गया, तो ये द्वार बंद करता है। ये द्वार कोशिका का कार्य है। किनमें? पत्तों में एक छोटा सा छिद्र होता है, इनका ही कार्य है। खुलना बंद होना द्वार कोशिकाओं का एक कार्य है। द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है तो वह फूल जाती है। अब बताया गया जो द्वार कोशिका बंद हो जाती है। अब ये बताया गया एक टॉपिक और कि जल द्वार कोशिकाओं में जब जल पानी अंदर जाता है तो वह फूल जाता है और रंध्र का छिद्र खुल जाता है। कैसे होता है बंद खुलना? तो इसमें पानी जाता है तो ये फूल जाता है और रंध्रों का छिद्र खुल जाता है। इसी तरह जब द्वार कोशिका सिकुड़ती है तो छिद्र बंद हो जाती है। जब पानी अंदर भर जाता है द्वार कोशिकाओं में तो ये खुल जाता है, और सिकुड़ जाता है तो ये बंद हो जाता है, मतलब पानी खत्म हो जाती है तो ये सिकुड़ जाता है। अर्थात कहा गया है, मान लेते हैं हम एक
ट्रिक द्वारा समझाते हैं। जब देखते हैं घर में के कमरे में अत्यधिक मात्रा में पानी भर जाएगा तो ये प्रेशर कहाँ जाएगा और पानी, तो दवा इसी की प्रेशर मतलब कि उसी के दबाव की वजह से दरवाज़ा खुल जाता है, गेट। और जब पानी नहीं रहता है तो ये अपने आप बंद हो जाता है। तो ये बताइए पत्ते का जो छोटे-छोटे छिद्र है, द्वार कोशिकाएँ हैं, जब पानी भर जाने की वजह से वो खुल जाता है, जल अंदर जाता है तो ये फूल जाता है और अंदर की मतलब कि रंध्र का छिद्र खुल जाता है और इसी तरह जब द्वार कोशिका सिकुड़ती है तो यह छिद्र बंद हो जाता है। ये दिखाया गया है, सिकुड़ जाती है, ये देखिए, ये दिखाया गया है इसमें। ये बताया गया है, देखिए, ये द्वार कोशिका है, ये देख रहे हैं? ये जो है ये द्वार कोशिका है। ये द्वार कोशिका है। जब पानी की मात्रा भर जाती है यहाँ पे तो यह अपने आप ही ये है द्वार कोशिकाएं जो देख रहे हो, ये द्वार कोशिकाएं हैं यहाँ से, ठीक। ये क्या है? द्वार कोशिकाएं हैं। एक मिनट। द्वार कोशिकाएं हैं जो भी आपको दिखाए थे, ये दोनों। और रंध्र छिद्र जो ये है, रंध्र छिद्र है, ये हरित लवण है। क्या है? ये हरित लवण है, ये हरित लवण है। देखिए, जब ये कोशिकाओं द्वार में पानी जैसे कि इसके अंदर जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा मतलब की आवश्यकता पूरी हो जाती है तो ये द्वार ऑटोमेटिक खुल जाता है। क्या? ऑटोमेटिक खुल जाता है। अब जब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा आवश्यकता नहीं होती है तो यह बंद हो जाता है। देखते हैं कि इस अंदर के कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पूरा हो चुका है तो ये बंद हो जाता है वरना खुल जाता है। अब बताया गया कि इसके अंदर जब मात्रा जल आता है तो यह फूल जाता है, फूलने की वजह से वो मतलब खुल जाता है द्वार अपने आप और सिकुड़ने पर वो बंद हो जाता है। तो इसी के अभी जो हमने रीड किए थे इसी के बारे में है। ये इसका पिक्चर है और इसके हम विस्तार करके बताए गए हैं। रंध्र छिद्र है, सिकुड़ते हैं, छोटे छिद्र होते हैं, खुला तथा बंद। ये खुला है और ये बंद है, ये खुला है और ये बंद हो जाता है। देखिए ना, ये बंद हो जाता है, ये बंद है और ये खुला वाला है कि खुलने के बाद कैसे ये फूल जाता है, फिर इसका द्वार खुल जाता है और ये बंद हो जाता है तो इसका द्वार बंद हो जाता है। इसका द्वार बंद हो गया है और इसमें खुल गए हैं। इसमें प्रायोगिक व्यवस्था पोटेशियम डाइऑक्साइड में बताया गया है पौधे के बारे में। AOB पौधा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वाला ग्लास में है। अभी क्या हम आगे पढ़ते फिर से डायग्राम की चर्चा करेंगे। रंध्रों की छिद्र खुल जाता है, इसी तरह जब द्वार कोशिकाओं सिकुड़ती है तो छिद्र बंद हो जाता है। उपरोक्त क्रियाकलापों के आधार पर क्या हम ऐसा प्रयोग कर सकते हैं कि प्रदर्शित हो सके कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। हाँ, ये महत्वपूर्ण है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य की प्रकाश की आवश्यकता होती है। अब तक हम यह चर्चा कर चुके हैं कि स्वपोषी अपनी ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति कैसे करते हैं, लेकिन उन्हें भी अपने शरीर निर्माण के लिए अन्य कच्ची सामग्री की आवश्यकता होती है। स्थलीय पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जल की पूर्ति जड़ों द्वारा मिट्टी से उपस्थित जल की अवशोषण के करते हैं, मतलब कि उनका जो जड़ होता है इसके द्वारा वो जल की आवश्यकता पूरी करते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, लोहा, मैग्नीशियम सरीखे अन्य पदार्थ भी मिट्टी से लिए जाते हैं। मतलब पौधे जो अन्य पदार्थ हैं अपने जड़ के माध्यम से मिट्टी से लेते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, लोहा, मैग्नीशियम अन्य प्रकार के मिट्टी से लेते हैं। नाइट्रोजन एक आवश्यक तत्व है, अर्थात नाइट्रोजन एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन तथा अन्य यौगिकों में संश्लेषण में होता है। पौधों में प्रोटीन और अन्य यौगिकों के संश्लेषण में नाइट्रोजन का महत्वपूर्ण स्थान है। किसका? नाइट्रोजन का एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसे अकार्बनिक नाइट्रेट अर्थात नाइट्राइट
के रूप में लिया जाता है। जिन्हें इन कार्बनिक पदार्थों के रूप में लिया जाता है उन्हें जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन से बनाते हैं। जिसे जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन से बनाते हैं। किसे? नाइट्रोजन से बना। अब है विषमपोषी पोषण कि विषमपोषी जो जीव होते हैं वो अपना पोषण कैसे करते हैं। हमने सब पोषी बना दी, जो पौधे होते हैं ये सब पोषी होते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। विषमपोषी होते हैं जो सब पोषी पे आश्रित होते हैं। प्रत्येक जीव अपने पर्यावरण के लिए अनुकूलित है, मतलब अपने पर्यावरण के लिए अनुकूलित। सब जीव अपनी अपनी जगह पे ठीक है। भोजन के स्वरूप एवं उपलब्धता के आधार पर पोषण की विधि विभिन्न प्रकार की होती है। अर्थात उपलब्धता के आधार पर पोषण की विधि विभिन्न प्रकार की होती है। इसके अतिरिक्त यह जीव भी भोजन ग्रहण करने के ढंग पर भी निर्भर करती है। उदाहरण के लिए यदि भोजन स्रोत अचल जैसे कि घास है, अचल जैसे कि घास जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाता, उसे अचल कहते हैं। तथा गतिशील जैसे कि हिरण है। दोनों प्रकार के भोजन अभिगम का तरीका भिन्न भिन्न है, मतलब उनका विगमन का तरीका भिन्न भिन्न है। तथा गाय शेर किस पोषक उपकरण का उपयोग करते हैं। जीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने और उनके उपयोग के लिए अनेक युक्तियां हैं। कुछ जीव भोजन पदार्थ का विखंडन शरीर के बाहर ही कर देते हैं जब उनका अवशोषण करते हैं। फफूंदी, यीस्ट, मशरूम आदि कवक इसके उदाहरण हैं। फफूंदी, यीस्ट, मशरूम आदि इसके कवक है जो अपने शरीर के बाहर भोजन का विखंडन शरीर के बाहर ही कर देते हैं, इसका अवशोषण करते हैं। फफूंदी, यीस्ट, मशरूम आदि कवक इसके उदाहरण हैं। अन्य जीव कवक मतलब अर्थात कुछ जीव भोजन पदार्थ का विखंडन है शरीर के बाहर कर ही देते हैं जब उनका अवशोषण करते हैं। फफूंदी, यीस्ट, मशरूम आदि कवक इसके उदाहरण हैं। अन्य जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंग ग्रहण करते हैं, उसका पाचन शरीर के अंदर होता है। कुछ जीव जिसका शरीर के बाहर होता है उसमें ये आते हैं। हमने भी पढ़ा था फफूंदी, यीस्ट, मशरूम और आदि कवक इसके उदाहरण है। और अन्य जीव जिसका मतलब भोजन तो ग्रहण करते हैं लेकिन उसका सब प्रक्रिया भोजन का पाचन शरीर के अंदर होता है। जीव द्वारा किसी भोजन का अंत ग्रहण किया जाए, मतलब जीव द्वारा जब भोजन अंत मतलब शरीर में लिया जाता है उसके पाचन की विधि उसके शरीर की अभिकल्पना तथा कार्यशैली पर निर्भर करती है। अर्थात उसके पाचन की विधि है, उसके शरीर की अभिकल्पना, हमने जो कल्पना किया उसका शरीर किस तरह का है और कार्यशैली उसकी कार्यशैली कैसी है पर निर्भर करती है। घास, फूल, कीट, मछली, मृत खरगोश खाने वाले जंतुओं के अंतर के बारे में आप क्या सोचते हैं। कुछ अन्य जीव पौधे जंतुओं को बिना मारे उनसे पोषण प्राप्त करते हैं। यह पोषण युक्ति अमर, व्हेल, किलिनी, जू, लीच, फीता, कृमि, सरीखे बहुत से जीवों द्वारा प्रयुक्त होती है, अर्थात बहुत से जीवों द्वारा प्रयुक्त होती है। अब है जीव अपना पोषण कैसे करते हैं। जीव अपना पोषण कैसे करते हैं, क्योंकि भोजन और उसके अंत ग्रहण की विधि भिन्न है। भोजन और उसके अंत ग्रहण की विधि भिन्न है, अतः विभिन्न जीवों में पाचन तंत्र भी भिन्न है। एक कोशिकीय जीवों में भोजन संपूर्ण सतह से लिया जा सकता है। जो एक कोशिकीय जीव हो उसमें भोजन संपूर्ण सतह से लिया जा सकता है, लेकिन जीव का जटिलता बढ़ने के साथ साथ विभिन्न कार्य करने वाले अंग विशिष्ट हो जाते हैं। लेकिन जीव का जो जटिलता है वो बढ़ते जाता है तो इसके साथ करने का मतलब कि विभिन्न अंगों का विभिन्न कार्य होता है। उदाहरण के लिए अमीबा कोशिकीय सतह से अंगुली जैसे अस्थायी प्रबंध की मदद से भोजन ग्रहण करते हैं। अमीबा को ही देख लो, ये उंगली जैसे अस्थायी प्रबंध की मदद से भोजन ग्रहण करते हैं। ये प्रबंधन भोजन के कणों को घेर लेती है और संकलित होकर खाद्य रिक्तता बनाती है, अर्थात उंगली जैसे पकड़ लेती है फिर उसे खाद्य रिक्तता बनाती है और खाद्य रिक्तता के अंदर जटिल पदार्थ का विखंडन सरल पदार्थों में किया जाता है और इसी जटिल पदार्थों का विखंडन सरल पदार्थों में किया जाता है और वह कोशिका द्रव्य में
विसरित हो जाते, कोशिका द्रव्य में विसरित हो जाते। बचा हुआ अपच